हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस एसपीसी जीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दे आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, अर्थात सरकार के 3 अंग होते हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह कौन सी शासन व्यवस्था है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। So the relation between the executive and legislature is the only way to know whether a government is parliamentary or presidential. अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है, there is most close relation between executive and legislature, then it is a parliamentary system. और यदि उनमें कोई इंटर रिलेशन नहीं है, कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर हम यह बता सकते हैं कि यहाँ पर सरकार का कौन सा रूप है। पार्लियामेंट्री सिस्टम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पार्टी और अ कोलिशन ऑफ पार्टीज with the greatest representation in the parliament forms the government, its leader becoming prime minister or chancellor. So the parliamentary system, parliament is sovereign and executive authority exercised by the prime minister and cabinets derived from the legislature. अर्थात यह शासन की वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संबंधित होने के साथ साथ कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात व्यवस्थापिका उस पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो गार्डनर ने जैसा कि इसकी परिभाषा दी है, उनके अनुसार संसदात्मक शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल, व्यवस्थापिका तथा उसके लोकप्रिय सदन के प्रति तथा अंतिम रूप में निर्वाचक मंडल के प्रति अपनी राजनीतिक नीतियों और कार्यों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होती है और राज्य का प्रधान नाम मात्र का तथा अनुत्तरदायी होता है। तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द गार्डनर, cabinet government is that system in which the real executive, the cabinet or ministry is immediately and legally responsible to the legislature or branch of it, usually the more popular chamber for its political policies and act, and immediately or ultimately responsible to the electorate, while the titular or nominal executive, the chief of state, occupies a position of its responsibilities. तो इस प्रकार से हम समझ गए हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण रखती है और बदले में कार्यपालिका अपने प्रत्येक कार्य के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका चुनी जाती है वह व्यवस्थापिका में से ही चुनी जाती है और इसी का जो कैबिनेट जो चुनी जाती है, जो मंत्री चुने जाते हैं, जैसे हम सभी जानते हैं कि संसद के 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। तो निम्न सदन में से ही जो निम्न सदन के बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है वही क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है और उनकी इच्छा से अन्य मंत्रियों का चुना जाता है।
तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि दो प्रकार के प्रधान पाए जाते हैं, एक तो राष्ट्राध्यक्ष और दूसरा शासनाध्यक्ष, अर्थात हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ नेशन। जो हेड ऑफ नेशन होता है वो नॉमिनल होता है, नाम मात्र का होता है, और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वही सारी रियल जो पावर्स होती है उनको वो एक्सरसाइज वही करता है। तो हम कह सकते हैं कि शासन का प्रधान नाम मात्र का प्रधान होता है और शासन के वास्तविक प्रधान के रूप में मंत्रिपरिषद और उसके प्रधानमंत्री के द्वारा कार्य किया जाता है। और निम्न सदन में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी के प्रधान को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है। अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करें तो यह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होती है, काम करती है। इसलिए प्रधानमंत्री जो भी अपने राजनीतिक दल में से ही मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिए व्यवस्थापिका का सदस्य होना आवश्यक है। किंतु प्रधानमंत्री किसी ऐसे सदस्य को भी मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है जो व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं हो, लेकिन इसके लिए मंत्री को संविधान द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि के भीतर व्यवस्थापिका का सदस्य बनना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं वो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनसे किसी भी प्रकार के पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके माध्यम से वो क्या करते हैं, उस पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, और अगर उनके कार्यों से वो संतुष्ट नहीं होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो उनको एक पूर्ण अधिकार है कि वह उन पर अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं। अगर हम बात करें तो भारत और इंग्लैंड दोनों में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और इंग्लैंड की शासन व्यवस्था जो है वह पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक मॉडल एग्जाम्पल है। अगर हम इसकी अपोजिट जो शासन व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, उसकी बात करते हैं तो यह अमेरिका में पाई जाती है, और यहाँ पर ना तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है और ना ही व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ हेड ऑफ नेशन एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही होता है, और वह होता है अमेरिका का राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर ही क्या पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है या संसदात्मक शासन व्यवस्था है। तो कल हम इसकी संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।